Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. और डेली न्यूज़ एनालिसिस हम करेंगे 6 जनवरी 2026 का, ठीक है। और ये अरुणाचल टाइम्स का डेली न्यूज़ एनालिसिस रहेगा आपका। तो फर्स्ट, एशियन वाटर बर्ड काउंट अंडरवे इन लोअर सुबनसिरी, ठीक है। तो एनुअल एशियन वाटर बर्ड काउंट ये आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि 0 में आपका जो सिंके लेक जो है वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो मतलब ये लेक जो है इसको सिके लेक भी कहा जाता है। ये जो लेक है सिंके या तो सिके लेक कहा जाता है। ये 0 लोअर सुबनसिरी का लेक है जो मैन मेड लेक माना जाता है। इसमें एनुअल वाटर बर्ड काउंट का स्टार्ट हो गया है जो 3 से लेके 18 जनवरी तक होगा। और ये 0 में एक जॉइंट वेंचर है जिसको अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब एंड 0 बर्ड वॉक ये लोग मिल के इसको कर रहा है आपका जो सिके लेक में, ठीक है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये जो बर्ड को काउंट करने का जो ऑब्जर्वेशन करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है या में सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग करना आपका वाटर बर्ड जो डाइवर्सिटी है एंड पॉपुलेशन ट्रेंड इन द हिमालयन वेटलैंड्स का, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन टू द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन डाटा फॉर द अरुणाचल प्रदेश एवियन पॉपुलेशंस। तो ये जो एशियन वाटर बर्ड काउंट जो होता है ये एक एनुअल सिटीजन साइंस बेस मतलब यानी कि कम्युनिटी बेस प्रोग्राम है जहां में वाटर बर्ड का सेंसस लिया जाता है अक्रॉस द एशिया स्टेटस, जहां में उसका स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ द वाटर बर्ड्स को मेंटेन किया और रिकॉर्ड किया जाता है। और ये आपका 3 से लेके 18 जनवरी एवरी ईयर करता है जो कोइंसाइड करता है विद द टाइम ऑफ द पीक ऑफ द विंटरिंग सीजन ऑफ द माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका जो सिके लेक जिसको हम लोग कॉमनली सिके लेक बोलता है ये 0 में लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। रिमेंबर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड है जहाँ में रेसिडेंट बर्ड एज वेल एज जो माइग्रेटरी बर्ड्स ये सब स्पीसीज देखने को मिलता है। और ये जो लेक है इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हाई एल्टीट्यूड हिमालयन वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। तो इसमें जो रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी है इन कंजर्वेशन जैसे अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब लोग एंड 0 बर्ड वॉक ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कंजर्वेशन के लिए, बर्ड को मॉनिटरिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड एज वेल एज अवेयरनेस जनरेशन करने के लिए। तो इसका इन्वॉल्वमेंट रोल ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन साइंस के सपोर्ट के चलते आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जा सकता है, ठीक है। सो एग्जाम रेलेवेंस में ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि आपका जीएस पेपर 3 जो है उसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है। और इसमें ज़्यादातर आपका जो प्रीलिम्स लेवल में यानी कि एपीएसएसबी हो या तो आपका एपीपीएससी हो, इसका प्रीलिम्स लेवल में ये सब क्वेश्चन स्पेसिफिक वाटर ये जो एवियन सेंसस जो होता है अरुणाचल में रिसेंटली कहा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपका वेटलैंड से लेके स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जो सिलेबस है एक्सक्यूज मी वो सिलेबस में वेटलैंड्स में कंजर्वेशन ऑफ द एवियन पॉपुलेशन ये रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, ला सोइशी बिगिंस विद जील एंड रिलीजियस फ्लेवर। सो आपका जो 3 डे ट्राइनियल बॉर्न रिचुअल फेस्टिवल्स हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। नाउ ये जो वर्ड है ला सोइशी ये जो टर्म है ये ज़्यादातर मैक्सिमम आप लोग के लिए न्यू टर्म हो सकता है फॉर मैक्सिमम ऑफ देम। इस तरह से न्यू वाला जो टर्म होता है इसको जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो बुद्धिज्म है जो एनिमलिस्टिक बिलीव करता है वो लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होता है। ये रिचुअल्स आपका ला सोइसी जो एंशियन बोर्न रिचुअल्स है जिसको नामसू विलेज वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। ये एक ट्राइनियल फेस्टिवल है। ट्राइनियल फेस्टिवल मीन्स हर 3 साल में ये फेस्टिवल आया जाता है और इसको मनाया जाता है। और ये एक ऐसे रिचुअल्स है जहाँ में उसको परफॉर्म किया जाता है टू अपीज द रिसाइडिंग डेटीज टू प्रोटेक्ट द सराउंडिंग हिल्स एंड विलेजेस, जहाँ में ये जो प्रेयर होता है बेसिक कंसेप्ट एम होता है पीस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज। नेचर को जो प्रे किया जाता है वो उस तरह का वर्शिप है, ठीक है। तो ये जो वर्शिप है ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है।
तो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द नामसू ट्रेडिशनल क्लाइंट देखने को मिलता है। ये एक ऐसे पार्टिसिपेशन है जहां में प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडिजिनियस फेथ सिस्टम एंड सोशियो कल्चरल हेरिटेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्ले करता है। सो ये जो लाओ श्योसी इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ऑफरिंग टू द गॉड। लाई मीन्स गॉड एंड सोसी मतलब ऑफरिंग, यानी कि ये हम बोन जो रिचुअल्स है यहाँ में हम लोग नेचर को ऑफर करता है और उसको प्रोटेक्शन, पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए हम लोग उससे प्रेयर मांगता है। ठीक है। सो ये बॉन रिलीजन अरुणाचल प्रदेश का एंशियंट इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम है जो आपका बुद्धिज्म से ही निकला है और इसको एक एनिमलिस्टिक वर्ल्ड व्यू मतलब रिचुअल्स माना जाता है। ठीक है। और एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह का कल्चर है, इसको आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये कल्चर जो किस तरह का कल्चर है ना। ये इंडिजिनियस फेथ जो सिस्टम है अरुणाचल प्रदेश को स्पेशली लेके आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस लेवल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आरबीआई फॉर रिजुविनेटिंग यमुना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। तो आरबीआई का नॉन फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर में आरबीआई जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स स्पेशली यमुना रिवर को रिजुविनेट करने के लिए साइन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ में आरबीआई जो बैंकर, डेप्ट मैनेजर एंड फाइनेंशियल एजेंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट वो बनेगा, जहां में वो स्टेट डेवलपमेंट के लिए लोन्स, लो कॉस्ट बोरोइंग एंड ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सरप्लस फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी स्पेंडिंग एरिया ज़्यादातर उसका यमुना का रिजुविनेट के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, उसका बेसिक जो एम होगा इसमें यमुना रिजुविनेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड फ्लाईओवर, दिस यहाँ में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 बेसिक फंक्शंस को वो बेसिक एरियाज को वो टारगेट करके डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवर रिजुविनेशन ऑफ द यमुना रिवर, तो ये जो यमुना रिवर को ज़्यादातर आपका पोल्यूशन एबेटमेंट है ना उसको फोकस किया जाएगा। इम्प्रूव सीवेज मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई एग्यूमेंटेशन एंड इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करने का कोशिश किया जाएगा। सो इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अलोंग विद द सस्टेनेबल रिवर हेल्थ सिस्टम से इन्वॉल्व करके इसको डेवलप करेगा। सो ये एक मल्टी सेक्टोरियल अर्बन गवर्नेंस अप्रोच है जहाँ में क्लीन रिवर के साथ साथ अर्बन प्लानिंग को भी साथ में फोकस करके इंटीग्रेट किया जाएगा साथ साथ में। तो इसमें आरबीआई जो बैंकर बनेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और आरबीआई अंडर द आर्टिकल 293 एंड आरबीआई एक्ट प्रोविजन ऑफ 1930 के तहत वो बैंकर, डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एजेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट वो बनेगा। ठीक है। सो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड मार्केट बोरोइंग मैकेनिज्म्स क्या होता है? ये एक ऐसे मैकेनिज्म है थ्रू आरबीआई मैनेज ऑक्शंस के तहत आपका स्टेट जो मार्केट डिटरमाइन एंड आपका जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो एक सिक्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ एंड लो इंटरेस्ट के साथ साथ डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। ठीक है। सो एग्ज़ाम में आरबीआई का जो फंक्शन है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो आपको उसको पढ़ना है आरबीआई के बारे में। आरबीआई का कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, आरबीआई का गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड चैंपियन क्यूइस एंड इंडिया चीफ कोच मनोज कतोरिया डाइस एट 67। सो जनरली जो मेजर डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया होता है, कभी कभी क्वेश्चंस लोग वो पर्सनैलिटीज़ को लेके भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वर्ल्ड चैंपियन क्यूइस एंड इंडिया का जो कोच है मनोज कटारी एट द एज ऑफ 67 में वो मर गया है। तो एग्ज़ाम में आपको पता करना है कि ये कौन सा फॉर्मेट ऑफ प्लेइंग मतलब कौन सा स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो वो फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप था। ठीक है। सो वो फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप था और इंडिया का चीफ नेशनल क्यू स्पोर्ट्स कोच भी रहा है। कार्डियक अरेस्ट से वो तमिलनाडु में मर गया है। सो 2 टाइम्स वो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप रहा है फ्रॉम 1990 से 1997 में 2 टाइम्स। ठीक है। और उसके अलावा उसका अदर अचीवमेंट्स, उसको ध्यानचंद अवार्ड 2005 में उसको ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन एंड प्लेड ए की रोल एज ए मेंटर एंड कोच टू सेवरल चैंपियंस इंक्लूडिंग हिज सन सौरभ कटारी। ठीक है।
कतारिया, सॉरी। उसके अलावा मनोज कटारिया के बारे में, लाइक आई ऑलरेडी सेड, वो विलेज चैंपियन 1990 और 1997 में रहा है, और वो चीफ नेशनल कोच बोल के भी वो सर्व करके रखा है। उसके बाद वो मेंटर एंड स्ट्रेटेजिस्ट रखा है इन शेपिंग द मल्टीपल चैंपियंस इंक्लूडिंग सौरभ कटोरिया। तो ये जो बिलेट जो चैंपियन होता है, इंटरनेशनल बिलेट एंड स्नूकर फेडरेशंस होता है, ये एक प्रीमियर ग्लोबल इवेंट इन द बिलेट्स कैटेगरी में है, और इंडिया एज ए ग्लोबल पावर हाउस इन दिस क्यू स्पोर्ट, इंडिया स्लोली इमर्ज कर रहा है। और यहाँ में इंडिया का बहुत सक्सेसफुल इवेंट, मतलब सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिलेट एंड स्नूकर फेडरेशन इवेंट्स इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कोचिंग लीगेसी, प्लेयर एंड टेक्निकल डेप्थ को शो करता है। तो ध्यानचंद अवार्ड, सिंस हम लोग ध्यानचंद के बारे में बताया है, मेंशन किया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू स्टडी। ध्यानचंद अवार्ड एक हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म एक्सेलेंसी, इंटीग्रिटी एंड कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड कंपटीशन लेवल में रिकॉग्नाइज करके दिया जाता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, और ये 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी अंडर कंट्रोल। ये जो एक्सट्रैक्ट है स्टेबिलिटी अंडर कंट्रोल, ये बेसिकली आपका जो चाइना का जो बेसिक अभी जो चेंजेस हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रैफिक चेंज हो रहा है, उसके बारे में है। क्योंकि इंडिया एंड चाइना, दे बोथ आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द एशिया रीजन, तो इसीलिए 2026 में आउटलुक, स्टेबिलिटी, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड स्टेट ड्रिवन ग्रोथ ऑफ बोथ चाइना एंड एज वेल एज इंडिया के बारे में ये एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ में स्पेसिफिकली चाइना का जो एफर्ट्स डाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो चाइना का जो फॉर्मेश है, यू विल सी कि वो स्टेबलाइज प्रायोरिटाइज किया है लिबराइजेशन के लिए, लिबराइजेशन के टूवर्ड्स, एंड मार्किंग ए शिफ्ट फ्रॉम द एडजस्टमेंट टू द रूटीन कंट्रोल मैकेनिज्म से वो शिफ्ट किया है, ठीक है। उसके बाद वो लॉ, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी फॉर्म एंड इंटीग्रेटेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जहाँ में लॉ फंक्शंस एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, टेक्नोलॉजी एनेबल्स सर्वेलेंस, एनफोर्समेंट एंड बिहेवियर रेगुलेशन को वो ध्यान में रखा है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्स स्टेट ड्रिवन, चाइना का ओवरऑल अराउंड 4 to 4.5 with a weak domestic consumption and manage real estate stabilization and rising trade friction due to the perceived subsidies and export dependency। यानी कि यूएस और रशिया लोग का जो चेंजेस हुआ है वो इस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। सो चाइना का गवर्नेंस मॉडल, सेंट्रलाइजेशन एंड पार्टी स्टेट फ्यूशंस, ठीक है। तो चाइना सिस्टम इज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट नेशन है। और ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टी एंड स्टेट ये अभी भी बहुत ब्लर है इसका। तो गवर्नेंस प्रायोरिटीज ज़्यादातर स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड कंप्लायंस में रखा गया है। तो लॉ फेयर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस इन चाइना, ये इसमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। यहाँ में चाइना जो डाटा लॉ, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड रेगुलेटरी कंट्रोल्स को अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड पावर प्रोजेक्शन वो मेन रखा है, उसको मेन कैप्टिव पॉइंट बना के रख दिया है। टेक्नोलॉजी में एआई, बिग डाटा, डिजिटल सर्विलेंस, ये सब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग डेवलपमेंट में, एनफोर्समेंट मतलब डेवलपमेंट में प्लेस किया गया है। सो इसका लिंकेज विद इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑन द इंडिया। इंडिया और चाइना वन ऑफ द राइजिंग नेशंस है, लाइक आई सेड बिफोर। तो इसीलिए चाइना का जो पॉलिसीज होता है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इंडिया पे इम्पैक्ट होता है, और इंडिया का पॉलिसी भी चाइना पे इफेक्ट किया जाता है। सो वैसे ही बॉर्डर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी इंडिया और चाइना के बीच में लॉ फेयर अप्रोच इन द रिफ्लेक्टेड इन बॉर्डर लॉज एंड रेगुलेशन दैट इज इफेक्टेड इंडिया और चाइना का बॉर्डर डायनेमिक्स को। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में रेगुलेटरी एंड डाटा कंप्लेंट्स चैलेंजेस टाइम टू टाइम देखने को मिला है। एंड स्ट्रेटेजिक response from the India, time to time legal preparedness, data governance framework, supply chain diversification, technological resilience in India's security and economic policies, we have seen it from time to time. सो एग्ज़ाम रेलेवेंस में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपका जो GS2 का पेपर होता है और GS3 का जो इकोनॉमिक पेपर होता है, इसमें जो ग्रोथ मॉडल है या तो ग्लोबल ट्रेड फ्रिक्शंस इंडिया और उसका नेबरिंग स्टेट स्पेशली चाइना को लेके आपको पूछा जा सकता है, तो उसके लिए वो वैसे आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, टेक योर विक्ट्रीज वट एवर दे मे बी, चेरिश देम, यूज देम, बट डोंट सेटल फॉर देम, है ना।
नेक्स्ट एमसीक्यू। अगर आप पूरा न्यूज़ का एक्सट्रैक्ट को आप याद नहीं कर सकता है तो ये जो एमसीक्यू है इसको लिख के आप रख लीजिए। ये आपके लिए करंट अफेयर्स, ये न्यूज़ जो होता है वही करंट अफेयर्स बन जाता है, ठीक है। तो एशियन वाटर बर्ड काउंट 2026 इन अरुणाचल प्रदेश कहाँ में हुआ है? सिंके लेक 0 में हुआ है, ठीक है। आंसर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, which organization jointly conducted the अरुणाचल वाटर बर्ड जो वॉचिंग है इन जीरो वैली? तो इसको करने वाला जीरो बर्ड वॉक एंड अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब, ये दोनों मिलके किया है, ठीक है। उसके बाद ला शोशी सेलिब्रेटेड इन नामसू विलेज वेस्ट कामेंग इज एसोसिएटेड विद रिलीजन? इट इज इट इज रिलेटेड विद बोन रिलीजन। ये आपका नामसू विलेज में वेस्ट कामेंग में किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट आरबीआई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन यमुना रिजुविनेशन, वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। अर्बन प्लानिंग अलोंग विद द वाटर रिजुविनेशन, ये उसका प्लान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, in Delhi RBI memorandum of understanding, state development loans are primarily used for market borrowings to fund state infrastructure and capital expenditures, ठीक है। उसके बाद मनोज कतोरिया who passed away in 2026 was a वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन एंड नेशनल क्यू स्पोर्ट्स कोड। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम लुक में स्पेशली एपीएसएसबी में पूछा जाता है, तो आपको याद करना है, ठीक है, एमसीक्यू को। Which award was conferred on मनोज कतोरिया in recognition of his lifetime contribution to the sport? ध्यानचंद अवार्ड जो 2002 में स्टार्ट हुआ है, ये भी याद रखो, ठीक है। लेकिन इसको अवार्ड दिया गया था 2005 में, 3 साल के बाद, वो भी याद रखो, ठीक है। According to the 2026 forecast, China's governance model is characterized by centralized, party-state fusion and stability-focused control, ठीक है। हो गया आपका बी। उसके बाद इन चाइना lawfare and technological driven governance refers to using law and digital system as instrument to regulate behavior and enforce state policies, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी मेंस क्वेश्चन, है ना। मेंस क्वेश्चन में डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन साइंस इनिशिएटिव लाइक द एशियन वाटर बर्ड काउंट इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश का सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। वेरी सॉरी। उसके बाद analyze the implication of the Delhi government RBI memorandum of understanding for the state fiscal management and infrastructure development. How can such partnership improve urban governance and public finance efficiently, है ना। तो इसमें आरबीआई जो बैंकर बनेगा उसका लोन बोरोवर बनेगा एट लो इंटरेस्ट रेट और डेवलपमेंट में यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में मदद करेगा, तो उसको आपको बताना है। उसके बाद एग्जामिन चाइनाज गवर्नेंस मॉडल। चाइनाज गवर्नेंस मॉडल, ये पूरा यहाँ जितना लिखा है गवर्नेंस मॉडल के अंदर में आपको इसके बारे में पढ़ना है। ये जो स्ट्रेटेजिक जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ है उसको लेके पूरा आपको बताना है। जैसे उसका सेंट्रल और स्टेट का फ्यूजन गवर्नमेंट है, वो सब आपको मतलब मेंशन करके पॉइंट वाइज में बना के रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस समझ में आया है, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, कीप फॉलोइंग, कीप स्टडिंग, ठीक है।